प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार चंडीगढ़। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी कल चंडीगढ़ आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। पीएम कल सुबह 9:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम पीजीआई के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे और आखिर में सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम करीब 3 घंटे तक चंडीगढ़ में रहेंगे। देखिए, ये जो प्रोग्राम है, मोदी जी सुबह ही आ रहे हैं और 9:30 बजे के बाद से उनका वो शुरू हो रहा है सारा प्रोग्राम। पहले एयरपोर्ट का फंक्शन होगा और एयरपोर्ट के फंक्शन के बाद में पीजीआई का फंक्शन है। उसके बाद फिर सेक्टर 25 में रैली का प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम 12:45 तक चलेगा और उसके बाद फिर वहाँ से एयरपोर्ट से वापस प्रस्थान होगा वापस। पीएम के दौरे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने पीएम दौरे के चलते सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। उसके इलेबोरेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और लेट डाउन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एसपीजी के साथ में मिलके जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा की, उनके साथ में मिलके कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी का पूरा टाई अप किया गया है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस है वो मिनिमाइज्ड रहे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के चलते शहर की कई सड़कों का जो ट्रैफिक रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है। जीरकपुर से चंडीगढ़ आने वाले लोगों को दोपहर तक वाया पंचकुला से होकर चंडीगढ़ में आना होगा। उद्घाटन से ठीक पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब हरियाणा में ठनी दिल्ली में सीआईआई सेमिनार में दोनों ने एयरपोर्ट पर जताया अपना अपना हक। चंडीगढ़ में कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इस एयरपोर्ट को लेकर पंजाब और हरियाणा में आपसी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली में सीआईआई के सेमिनार में उद्योगपतियों के बीच पंजाब के डिप्टी सीएम ने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा कि पंजाब को कल एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। We are very happy that Haryana has invested in Punjab's airport, क्योंकि मोहाली में एयरपोर्ट है, so it is very nice. They have invested. They are one of the investors in our state. पंजाब के उप मुख्यमंत्री का ये बयान सीएम मनोहर लाल को रास नहीं आया। सीएम ने कहा कि इस एयरपोर्ट पर हरियाणा का भी बराबर का हक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट उसमें हरियाणा का भी है, उसमें पंजाब का भी है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है। इसलिए तीनों का मिलकर के जो एक एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहले से है और आगे भी वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। दरअसल इस एयरपोर्ट के कुल खर्च का 49% हिस्सा हरियाणा और पंजाब ने उठाया है, जबकि बाकी 51% खर्च एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया है। यही वजह है कि हरियाणा और पंजाब इस पर अपना अपना दावा जता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने सीआईआई के कार्यक्रम में उद्योगपतियों को दिया हरियाणा में निवेश का न्योता। कहा उद्योगपतियों को देंगे प्रदेश में पूरी सुविधा, साथ ही केएमपी प्रोजेक्ट को पूरा करने का भी भरा दम। दिल्ली में सीआईआई के सेमिनार में शामिल होने पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उद्योगपतियों को हरियाणा में आने का न्योता दिया। अपने भाषण में सीएम ने केएमपी प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया और कहा उनकी सरकार ने अधर में लटके इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया है और जल्द इसे पूरा किया जाएगा। 6 किलोमीटर लॉन्ग KMP project, which was held 5 years back, we have got cleared this long KMP project, that Kundli-Manesar Expressway, that was started for last many years. In fact, work has already been commenced on Palwal-Manesar section, and very soon work will also start on Kundli-Manesar section, which will be completed within 2.5 years. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा में उद्योगपतियों को हर सुविधा देने को तैयार है। सीएम ने उद्योगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का भी दावा किया। 24 घंटे बिजली का हमारा वायदा है। हम बिजली के नाते से सरप्लस स्टेट हैं और 24 घंटे अनइंटरप्टेड सप्लाई हम जहाँ जहाँ इंडस्ट्री आएगी उनको देने का हमने वायदा किया। हमने विभिन्न जितने भी जो उद्योग को दिक्कतें आती थी, समस्याएं होती थी, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित थी, फॉरेस्ट से संबंधित थी, लेबर विभाग से संबंधित थी, अन्य जितनी भी टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की थी,
तमाम जो क्लियरेंसेज उनको परमिशन चाहिए हुआ करती थी, हमने सभी व्यवस्था ऑनलाइन कर देने का काम किया है। और नियमों में जो है उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके, किस प्रकार से नियमों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो उसका भी संकेत हमने उस पॉलिसी के अंदर देने का काम किया है। सीएम ने सेमिनार में अपनी विदेश यात्रा के अनुभव को भी साझा किया और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी विदेश यात्रा से प्रदेश में 10,000 करोड़ का निवेश आएगा। वाड्रा लैंड डील की जांच कर रहे जस्टिस धिंगड़ा आयोग ने आम लोगों से मांगी जानकारियां। कहा जानकारी देने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त। 6 महीने में कार्रवाई पूरी करने का किया दावा। वाड्रा लैंड डील समेत गुड़गांव के कई जमीन सौदों की जांच कर रहे जस्टिस धिंगड़ा आयोग ने आज गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से जमीन सौदे से जुड़ी जानकारियां देने की अपील की है। जस्टिस धिंगड़ा ने कहा कि लोग उनके साथ पिछली सरकार के दौरान हुए जमीन सौदों की कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं और आयोग को जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपके माध्यम से जनता तक भी ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो कुछ भी मटेरियल उनके पास है वो कमीशन के सामने आकर के ले आए। कमीशन में गवाहियाँ चल रही हैं और जो भी व्यक्ति कमीशन के सामने आकर के कुछ कहना चाहता है या कोई बात अपनी गवाही देना चाहता है वो आ सकता है और गवाही दे सकता है। जस्टिस धिंगड़ा ने बताया कि जमीन सौदों से जुड़े करीब 150 लाइसेंस की फिलहाल जांच चल रही है और इनमें वाड्रा लैंड डील भी शामिल है। जस्टिस धिंगड़ा ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ की जा सकती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको ये लगता है कि कानून और नियम का उल्लंघन हुआ है, अगर आप अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखना चाहते हो तो उसको मौका देना चाहिए आपको। तो ऐसे सभी लाइसेंस होल्डर जिनके बारे में मुझे ये लगेगा कि इनके लाइसेंस देने में कोई अनियमितता हुई है, मैं उनको अवश्य मौका दूंगा। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने डीएलएफ वाड्रा लैंड डील को नियमों को ताक पर रखकर हरी झंडी दी थी। अपने वादे के मुताबिक सूबे की बीजेपी सरकार ने इसकी जांच के लिए आयोग का गठन किया है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की आलाकमान को 2 टूक, कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पिछड़ा समाज के साथ वो भी हो जाएंगे बंद। अंबाला के सेक्टर 7 में युवा ओबीसी ब्रिगेड की बैठक में शामिल होने पहुंचे कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर खुलकर बोले। अपने ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं से उन्होंने जोर शोर से पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने का आह्वान किया। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी समेत आला नेताओं को कड़ा संदेश दिया कि अगर किसी के भी दबाव में जाटों को आरक्षण दिया गया तो फिर पूरा पिछड़ा समाज बागी हो जाएगा और इस बगावत में वो खुद भी शामिल होंगे। हमारे हकों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं हो सकता, क्योंकि शासक एक इतना सुंदर और इतना न्यायप्रिय है। लेकिन अगर कोई जाति जैसे सरकार के ऊपर पहले बिठाई गई, इस प्रकार की व्यवस्था कोई दोबारा आई तो ये बैकवर्ड समाज सारा का सारा बागी हो जाएगा। इसमें राजकुमार भी खड़ा होकर के फिर क्या करेगा, इनको संभालना मुश्किल होगा। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी अभी तक जाट आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, लेकिन पार्टी उनके बयानों को उनकी निजी राय बताकर अभी तक उनके बयानों से किनारा करती रही है। लेकिन इस बार जिस अंदाज में राजकुमार सैनी ने बगावत की धमकी दी है, उससे बीजेपी आलाकमान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। एक बार फिर गर्मा सकता है अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मामला। जगदीश सिंह झंडा बोले, अगर कमेटी से हुई छेड़छाड़ तो हरियाणा से पंजाब को जाने वाले सभी रास्तों को किया जाएगा बंद। कुरुक्षेत्र में आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल बॉडी की बैठक हुई। बैठक में सिख नेताओं ने कहा कि HSGMC का गठन वैधानिक तरीके से हुआ है, लेकिन अगर मनोहर सरकार ने इस कमेटी के गठन से कोई छेड़छाड़ की तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। झींडा के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के दबाव में मनोहर सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठा सकती है। झींडा ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आया तो पंजाब को जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल ने दबाव उठान के सेंटर सरकार ने हरियाणा कमेटी के विरोध में जवाब दावा पेश करके हरियाणा के सिखां नाल बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हक के उत्ते एक बहुत बड़ी चोट मारी है। इस करके अज सारे हरियाणा के सिखां नूं आगाह किया गया कि तुसीं युद्ध वास्ते तैयार रहो ते जे किते भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को फैसला देने की कोशिश की तो असी हरियाणा के
ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। गौरतलब है कि सिखों के लंबे संघर्ष के बाद पूर्व की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में अलग से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया था, लेकिन फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरस्वती पर आरटीआई से मिली जानकारी को हरियाणा सरकार ने किया खारिज। कहा इसरो और नासा ने की है यमुनानगर में सरस्वती नदी के होने की पुष्टि। सरस्वती नदी के प्रमाणों के पुख्ता नहीं होने की खबरों को कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सिरे से नकार दिया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में दोनों ही नेताओं ने कहा कि यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के होने के प्रमाणों की इसरो और नासा ने पुष्टि की है और आरटीआई के जरिए जो सरस्वती के प्रमाणों पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। उसको इसरो ने और नासा ने सैटेलाइट कैमरे के माध्यम से उस हमारे सारे प्रयास को, हमारे सारे रूट को, और जो 8 किलोमीटर की हमने खुदाई की है, जिसका हमने आप सबको भी वो फोटो दिखाए हैं, उन सारी बातों का प्रमाण ये साबित हो गया कि ये जो सरस्वती नदी है, इसका सरस्वती शोध संस्थान का अलग से बोर्ड बना हुआ है। ये चीफ सेक्रेटरी के पास इसकी पूरी जानकारी हो, ये क्योंकि ये बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के पास इसकी पूरी जानकारी है और अगर इसकी जानकारी लेनी हो तो बोर्ड पूरी जानकारी जो है ना उपलब्ध करा देगा। तो सरकार के पास इसकी जानकारी होना कोई जरूरी बात नहीं है। गौरतलब है कि समालखा के युवक ने सरस्वती नदी के प्रमाणों को लेकर मुख्य सचिव के पास आरटीआई लगाई थी कि यमुनानगर में जो प्रमाण मिले हैं क्या वो सरस्वती नदी के हैं, तो मुख्य सचिव ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि कहीं सरस्वती नदी के बहाने सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ तो नहीं कर रही। फिर सुर्खियों में मिर्चपुर कांड। इकबाल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद खाकी की भूमिका पर उठे सवाल, विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग। हरियाणा का बहुचर्चित मिर्चपुर कांड एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस मामले की जांच के लिए गठित जस्टिस इकबाल आयोग की रिपोर्ट को हाल ही में विधानसभा में रखा गया है। रिपोर्ट में घटना के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस इकबाल सिंह ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवी दलितों के मकानों को जलाते रहे और पुलिस देखती रही। अब इस मामले में विपक्ष ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जो अधिकारियों की इस मामले में फेल्योर है, जिन्होंने अपने फर्ज में कोताही की है, जिन्होंने कि इस सारे क्षेत्र में शांति बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्व से को पूरी तरह से नहीं निभाया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस को मिर्चपुर कांड की रिपोर्ट में तत्कालीन सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लगता। कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान ने कहा है कि रिपोर्ट से साबित होता है कि उस वक्त की सरकार ने पीड़ितों की मदद में कोई कोताही नहीं बरती। मिर्चपुर कांड को लेकर के बहुत राजनीति होती रही और एक बात रिपोर्ट ने ये सिद्ध कर दी कि हुड्डा सरकार ने जो भी स्टेप लिए उस दुखद कांड के बाद में वो सही लिए और जो सरकार की कमिटमेंट थी या माननीय न्यायालय ने जैसे निर्देश दिए, सरकार अपने वायदों पे खरा उतरी, उसने सारा काम किया। अब केवल पुलिस की लापरवाही दिखाई देती है तो ये वर्तमान सरकार का फर्ज है कि वो उस मामले को जांचे, परखे और कोई एक्शन ले या न ले, ये उनकी मर्जी है। उधर सरकार ने आश्वासन दिया है कि मिर्चपुर कांड की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मिर्चपुर कांड की जो भी रिपोर्ट सरकार के पास आई होगी और उस रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उस पर सरकार अमल करेगी और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि 2010 में हुए इस कांड में मिर्चपुर गांव में दलित समुदाय के लोगों के घरों को सवर्णों ने जला दिया था, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 16 वर्षीय बेटी की मौत हो गई थी। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से मारा गया एक बदमाश।
2 बदमाश पकड़े गए, एक भागने में हुआ कामयाब। रोहतक के कलानौर में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक बदमाश भागने में भी कामयाब हो गया। सभी बदमाश यूपी नंबर की एक कार में सवार होकर आ रहे थे। पुलिस का कहना है कि वो भिवानी की ओर से आ रहे थे। पुलिस को उन पर शक हुआ तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस ने बदमाश को नजदीक से गोली मारी है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। नेपाली मूल की युवतियों से गैंगरेप के मामले में नेपाली दूतावास के अधिकारी पहुंचे गुड़गांव पुलिस कमिश्नर दफ्तर। जांच अधिकारियों से मिलकर बोले अब तक की जांच से संतुष्ट। कहा सही दिशा में बढ़ रही है जांच। गुड़गांव में 2 नेपाली महिलाओं के साथ रेप के मामले में गुरुवार को नेपाली दूतावास के 2 अधिकारी गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। नेपाल दूतावास के दोनों अधिकारियों ने पूरे मामले में पुलिस से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वो अभी तक की जांच से संतुष्ट हैं और आगे भी जांच सही दिशा में जाएगी, ऐसा विश्वास भी है। गुड़गांव पुलिस ने रेप पीड़ित दोनों युवतियों का डॉक्टर्स के एक बोर्ड से दोबारा से मेडिकल जांच करवाई है और जांच रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को सौंप दी है और साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के इंतजार में है। सीएम सिटी करनाल में खाकी हुई दागदार, पुलिस हेड कांस्टेबल ने बनाया महिला को हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार। सीएम सिटी करनाल में एक बार फिर खाकी का दामन दागदार हुआ है। एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी के अनूप कुमार नाम के हेड कांस्टेबल को पीड़ित महिला ने आपसी पति पत्नी के झगड़े की शिकायत दी थी। उस वक्त अनूप कुमार थाना करनाल शहर में तैनात था और बार बार वो पीड़ित महिला के घर में जबरन जाने लगा। आरोप है कि बीती रात ये कर्मचारी महिला के घर सेक्टर 13 में घुस गया और महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत पर आरोपी पुलिस हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था। उस कंप्लेंट पर उस लेडी का फ़ोन नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पढ़ने के बाद हेड कांस्टेबल ने उसके पास फ़ोन किया और आने जाने लग गया। तो वहाँ पर उसने हेल्पलाइन को फ़ोन किया तो पुलिस ने जाकर उसको वहाँ लेडी को महिला थाने ले आए। उसकी बात सुनी, जो उसने कंप्लेंट की उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और हेड कांस्टेबल अनूप सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस हेड कांस्टेबल को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जींद में महिला थाने में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी की कोशिश, ड्यूटी के दौरान निकला जहर, सीनियर अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित का आरोप। जींद में बीती देर शाम एक महिला कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला कांस्टेबल को जींद के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जहर पीने से पहले महिला कांस्टेबल ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने सीनियर अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। महिला के पति जितेंद्र का आरोप है कि उसकी पत्नी को कुछ अधिकारी और कर्मचारी तंग करते थे, जिसके चलते उसे मजबूरन सुसाइड जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। ये शर्मिला यहाँ पे एसएचओ की ड्राइवर थी और वो अपना ड्राइवरी का काम अपना कर रही थी और उसके बाद अचानक तो कल हमें फ़ोन आया है कि इस तरह से उसने जो है कुछ पी लिया है, खा लिया है इस तरह से कोई, तो उसको फिर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचाया गया और अभी उसकी हालत ठीक है। अभी हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या मामला था पीछे, इसकी क्या बात थी, तो पूरा वेरीफाई करके फिर उसके बाद ही कोई। अब सवाल है कि अगर महिला थानों में महिला पुलिस कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है, तो हरियाणा पुलिस आम महिलाओं को कैसे न्याय दिलवा पाएगी? सवालों के घेरे में हरियाणा के पुलिस थाने जगाधरी के पुलिस थाने में पहुंची नाबालिग लड़की की नहीं सुनी गई फरियाद, बवाल मचने के बाद दर्ज हुआ केस। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोले गए महिला थानों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां रेप का शिकार होने से बची एक नाबालिग लड़की बुधवार को पूरा दिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए अपने परिवार वालों के साथ महिला थाने में बैठी रही, लेकिन किसी ने भी उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, इस दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों ने बच्ची को धमकाया भी।
बच्ची के साथ हुई घटना के बाद वीरवार को इलाके के लोग थाना शहर जगाधरी में पहुंचे तो पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मैंने घर में पोछा मार रही थी तो क्या नाम की वो ने मेरी बेड के नीचे से टांग खींची, ने मेरे साथ बड़ी जैसी वो किया और चक्कू मार मेरे सारे कपड़ों पे गंदी वो करी मेरे साथ। नाम का व्यक्ति उसके घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, जो इस संबंध में हमने FIR लॉन्च कर लिया। उस लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और अभी उसके 164 के बयान करवाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के खास मौके पर मनोहर सरकार ने महिला थानों की शुरुआत की थी और दावा किया था कि महिलाओं को अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल इस मामले के सामने आते ही हरियाणा सरकार के तमाम दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। गुड़गांव में खेल खेल में गई 2 बहनों की जान, गाड़ी लॉक होने की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा, दोनों बहनों की दम घुटने से हुई मौत। गुड़गांव के कादरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गाड़ी में 2 मासूम बच्चियां मृत हालत में पाई गई। दोनों बच्चियों की उम्र 2 से 4 साल के बीच बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला बुधवार दोपहर का है जब दोनों बच्चियां इटोस लीवा कार में खेल रही थी, लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक होने की वजह से दोनों बहनें गाड़ी में कैद हो गई और वहां दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। काफी देर बाद जब परिजनों ने दोनों बच्चियों को खोजना शुरू किया तो दोनों बच्चियों को मृत हालत में गाड़ी से पाया गया। एक बच्ची की उम्र 2 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, दोनों बहनें हैं आपस में और ये दोनों एक इटियोस कार थी, उस कार के अंदर बैठ गई और कार लॉक हो गई अंदर से और वो क्योंकि छोटी बच्चियाँ थी इनसे वो कार खुल नहीं पाई जैसा कि लग रहा है प्राइमा फेसाई और उससे ये दोनों बच्चियाँ अंदर दम घुटने से अंदर ही मौत हो गई। बाकी अभी कोई संदिग्ध कुछ नहीं लग रहा। गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले को लापरवाही से जोड़कर देख रही है, जिसमें परिवार ने भी अपनी लापरवाही को स्वीकारा है। फिलहाल हिमांशी और रितिका दोनों सगी बहनों की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। सिरसा में आयकर विभाग की छापेमारी से मची खलबली, 4 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कई घंटों तक चली विभाग की कार्रवाई। सिरसा के बाजारों में उस वक्त खलबली मच गई जब आयकर विभाग की 4 टीमों ने बाजार में 4 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीमों के साथ भारी पुलिस बल इस छापेमारी में मौजूद था। विभाग के अधिकारियों ने कई घंटों तक दुकानदारों के रिकॉर्ड को खंगाला। जिन दुकानों पर ये छापेमारी की गई उनमें सिरसा के नरूला प्लाईवुड, अजंता क्लॉथ हाउस और साड़ी संसार मुख्य तौर पर शामिल हैं। आयकर विभाग ने अपनी इस कार्रवाई को मीडिया से दूर रखा, लेकिन फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई कि आयकर विभाग की इस छापेमारी में कोई गड़बड़ी मिली या नहीं। प्रदेश में डेंगू का बड़ा खतरा, कई नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, डरने की बजाय लोग सावधानियां बरतें। प्रदेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक डेंगू के लगभग 350 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू के ज्यादातर मामले NCR क्षेत्र में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए शुरू से ही पूरी एहतियात इसमें बरती थी। ये ज़्यादा हमारे NCR रीजन में ही है, क्योंकि दिल्ली में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और दिल्ली के साथ माइग्रेटरी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हीं ज़िलों में आसपास ज़्यादा इसकी संख्या है और उसके लिए हमने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। विज ने लोगों से अपील की है कि डेंगू के मच्छर को ना पनपने दें और पानी की समय समय पर सफाई करते रहें। गौरतलब है कि अब तक डेंगू के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कल ही सोनीपत से एक डेंगू से मौत का मामला सामने आया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले। साल 2014 में 3203 लोगों ने लगाया मौत को गले। आज पूरी दुनिया में सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है, यानी लोगों को आत्महत्या से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।
रोहतक पीजीआई में भी आत्महत्या जैसे गंभीर विषय को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। लेकिन चिंता की बात यह है कि आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2014 में उत्तरी भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा हरियाणा के लोगों ने आत्महत्या की है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में हरियाणा में 3203 लोगों ने आत्महत्या की है। ऐसे में लोगों ने इस तरह की पहल की सराहना की और कहा कि लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वो समस्याओं का डटकर मुकाबला करें, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दुनिया भर में हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे देश में भी ये आंकड़ा 1.25 लाख से ज्यादा है। ऐसे में जरूरत उस ठोस पहल की है जो लोगों की काउंसलिंग ढंग से कर सके ताकि वो आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। करनाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 22% बच्चे एनीमिया रोग से ग्रस्त, स्वास्थ्य विभाग ने किया खुलासा। देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये कहावत हरियाणा के रहने वाले बुजुर्ग बोला करते थे। लेकिन आज हरियाणा में बच्चे कुपोषण का शिकार हो चले हैं। सीएम सिटी करनाल की बात की जाए तो यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं क्लास तक के लगभग 22% बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया रोग से ग्रस्त हैं। पिछले साल से अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख से ज्यादा बच्चों का मेडिकल किया और पाया कि 22% बच्चे एनीमिया और 5% बच्चे दंत रोग और 6% बच्चे स्क्रीन प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। एनीमिया रोग खान पान की कमी और आयरन युक्त भोजन कम लेने से होता है। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत खाना उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इस खाने में कितने पोषक तत्व होते हैं, इस रिपोर्ट से यह जाहिर हो गया है। फरीदाबाद को साफ सुथरा शहर बनाने के लिए श्रम विभाग ने शुरू किया सफाई का महाअभियान। जिले के लगभग 32,000 छोटे बड़े उद्योगों के साथ मिलकर की गई शुरुआत। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में 32,000 छोटे बड़े उद्योगों, 5 लाख कर्मचारी और 5 बड़े औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर श्रम विभाग ने पूरे शहर में सफाई अभियान की शुरुआत की है। गुरुवार को श्रम उपायुक्त अजय पाल डूडी ने खुद झाड़ू लगाकर इस सफाई अभियान की शुरुआत की। उनके इस अभियान से जुड़ने के लिए कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी भी झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आए और सड़क को साफ सुथरा बनाने में जुट गए। यह सफाई अभियान अब 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उनके इस अभियान से जुड़ने के लिए कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी भी झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आए और शहर को साफ बनाने में जुट गए। ये सफाई अभियान अब 2 अक्टूबर तक यूं ही जारी रहेगा। श्रम विभाग की ओर से किया गया यह प्रयास सराहनीय है। उम्मीद है कि गांधी जयंती तक शहर की सूरत बदल जाएगी। स्टार बॉक्सर विजेंद्र अक्टूबर में करेंगे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत, अपने फेसबुक पेज पर दी जानकारी। विवादों के बीच प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन करने वाले विजेंद्र सिंह अक्टूबर में पहली बार प्रो बॉक्सिंग फाइट लड़ने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद विजेंद्र ने अपने फेसबुक पेज पर दी है। विजेंद्र इस समय इंग्लैंड में हैं, जहां पर उनके ट्रेनर उन्हें अक्टूबर में होने वाली पहली फाइट के लिए तैयारी करवा रहे हैं। फाइट की डेट अभी तय नहीं हुई, लेकिन विजेंद्र की इस फाइट पर पूरे बॉक्सिंग जगत की नजरें टिकी होंगी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार से काफी लंबी जद्दोजहद के बाद उन्हें छुट्टी मिली है। बहरहाल तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए विजेंद्र अब अक्टूबर में होने वाली अपनी पहली फाइट की तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं।